हाँ, सो बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने बड़े अच्छे से करा था कि हमें क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से समझाया। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द क्रूड इफ। क्रूड इफ मीन्स हमारा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमने बहुत सारे फीचर्स पढ़े थे कि आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी, है ना। हमने बहुत सारे फीचर्स पढ़े थे कि स्पेसिफिक फोर्सेस जनरल फोर्सेस होते हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, जो इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेसेस को इंपैक्ट करते हैं। तो उसका टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस में वो सब सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस आ जाते हैं। डायनेमिक है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, फैशन, वेज ऑफ डूइंग अ बिजनेस, वो सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन क्या बदलाव आएगा उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसको हमने बोला था बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन इन नेचर, है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चेंज आया, डीमोनेटाइजेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक चेंज आया, है ना, बिजनेस स्लो डाउन हो गए थे। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच इमर्ज। अब सोशल फैक्टर मार्केट में इमर्ज हो गया, अनप्रिडिक्टेबल था, किसी को क्या पता था कोविड-19 आएगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इन्वायरमेंटल चेंजेस, जिसको हम बोलते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा अनसर्टेन भी है, कॉम्प्लेक्स भी मैंने बताया, क्योंकि अगर मैं सोशल फैक्टर पढ़ूं, लीगल फैक्टर पढ़ूं, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सारे फैक्टर्स की वजह से मेरा बिजनेस डाउन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ ही अप हो रहा होगा। तो कौन सा फैक्टर मुझे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है डिमांड पे मेरे प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, और कौन सा फैक्टर कम कर रहा है, कौन सा ज्यादा कर रहा है, उसको अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो किसका इम्पैक्ट इन पांचों फैक्टर्स में मेरे बिजनेस पे ज्यादा आ रहा है, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रिलेटिविटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। it differs from country to country, region to region, place to place। means एक बिजनेस एनवायरनमेंट सेम नहीं हो सकता हर जगह। बिजनेस एनवायरनमेंट सेम एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता। हर कंट्री, हर स्टेट, हर जगह अलग अलग सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस इन यूएसए इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स इन मोर इन यूएसए बट इट इज लेस इन सेम। अगर हम सेम चीज की बात करें तो इट इज लेस इन इंडिया। और अगर मैंने बात करी कि बीफ अगर बाहर की कंट्रीज में बिकता है तो हमारी इंडिया कंट्री में बीफ नहीं बिकता। साड़ी की डिमांड बाहर की कंट्रीज में नहीं है, नेग्लिजिबल है, बट सेम साड़ी की डिमांड इंडिया में है। तो इट डिफर्स। अगर कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली, दशहरा आता है, तो डिमांड फॉर द गुड्स और स्वीट्स की सेल्स बढ़ जाती है, तो ये हमारा यहाँ पर बढ़ती है। लेकिन उसका बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट क्या अदर कंट्रीज में भी दिवाली आने पर होगा? नहीं। तो ये डिफर करता है। और वहां पे क्रिसमस आता है तो इतना इम्पैक्ट दिल्ली में नहीं होता, इंडिया में नहीं होता, बट जितना बाहर की कंट्रीज में होता है वो होता है रिलेटिविटी। तो हमने बहुत सारे फीचर्स करे थे। उसके बाद जो मैंने मेन टॉपिक पिछली बार उठाया था, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसका फॉर्मूला था टॉपिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना या एनालिसिस करनी, या बिजनेस एनवायरनमेंट को हम सारे बिजनेसमैन जानते हैं तो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को स्कैन करना, उसके क्या फायदे हैं, वही फायदे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंस क्यों है? तो सबसे पहला फायदा, मैंने इसके बहुत एग्जांपल्स बताए थे लेकिन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ सो दैट यू विल गेट द क्लैरिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब अगर मैं कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता हूँ कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, भाई वो कुछ भी हो, स्लेप्ट, आप बात कर लो स्लेप्ट, अगर मैं उसको स्कैन कर रहा हूं तो आई विल बी गेट टू नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, है क्या, और क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो मेरे लिए आ सकती है और मैं उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा सकता हूं। लेकिन वो तभी पता लगेगी जब आप मार्केट में स्कैन करोगे। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था एक सैनिटाइजर्स का। जो बिजनेस में मेडिकल सेक्टर में ही समझ लो यार, चाहे कि जो मेडिकल लाइन में ही हो, केमिस्ट की दुकान हो, चाहे उसकी प्रोडक्शन होती हो, केमिकल बनाता हो, कुछ भी करता हो, मेडिसिन बनाता हो, सिप्ला कंपनी हो, उसको पता है। लेकिन और उसके कॉम्पिटिटर्स है उनको भी पता है कि मार्केट में, लेकिन उसको नहीं पता था सिप्ला कंपनी को कि कोविड-19 इंडिया में भी आएगा और कंट्रीज में अपने पैर फैला चुका है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो उसने ये डिटेक्ट कर लिया, उसने अपने आप को स्कैन करके रखा हुआ था कि मेरे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है और क्या प्रिडिक्शंस है और क्या होने की संभावना है।
उसने पहले से ही सैनिटाइजर्स को बना के रखे हुए थे, whenever the demand emerged in India he sell it to the customers and earn a huge profit। तो वो अपॉर्चुनिटी का फायदा ये उठा पाया, लेकिन जब मार्केट में वो चीज आई, रिक्वायर्ड हुई और सब लोग भी बनाने लग गए, लेकिन उनको इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए आता है। और मैंने आपको एग्जांपल और भी समझाए थे, मैंने इसके एग्जांपल बुक पब्लिशर के भी समझाए थे। अकाउंट्स की बुक अगर मैं बोलूं, सपोज मैंने आपको मिड ऑफ द ईयर में, आप सब लोगों की न्यू बुक्स है, मेरे पास बीएसटी की नई बुक है बेटा अभी, जीएस अलग, मेरे पास सारे राइटर्स मुझे दे जाते हैं, जीएस अलग पड़ी हुई है, मेरे पास सुभाष डे पड़ी हुई है, मेरे पास बुल्सआई पड़ी हुई है, मेरे पास कोर्स के इनिशियल इस ईयर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बुक्स पड़ी है। लेकिन कोविड-19 आ गया, केस में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं कोर्सेज में। अब कोई तो राइटर ऐसा होगा ना जिसने दोबारा से पब्लिश कर दिया होगा विद द अपडेटेड वर्जन। अभी मार्केट में इतनी क्लैरिटी नहीं, मेल्स आ रही है कि ये कटेगा वो बढ़ेगा, ये कटेगा वो बढ़ेगा कोर्स में, बट लेकिन अगर किसी ने मार्केट में पूरी अपना आपको नॉलेज ले रखी है, जो टच में है एजुकेशन से, सब चीजों से, उसने सबसे पहले इस अपडेट को रीड करके एनालाइज करके मार्केट में बुक को लॉन्च कर दिया मतलब बुक को लॉन्च कर दिया, और सबसे ज्यादा बुक अब उसकी बढ़ने वाली है। जो एडवांटेज उसको मिलेगा वो एडवांटेज किसी और को नहीं मिलने वाला। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। मैं बात करूं, जब पहले कार्स हुआ करती थी तो मिक्स होंडा सिटी, होंडा सिविक, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होती थी। तो मारुति इज द कंपनी, वो होंडा की कंपनी की गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी, लेकिन मारुति ने सबसे पहले एनालाइज करा कि मिड सेगमेंट गाड़ियां जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको छोटी गाड़ियां चाहिए जिसमें माइलेज बहुत ज्यादा हो, लोगों की ये डिमांड है। तो उन्होंने सबसे पहले मिड सेगमेंट गाड़ियां निकाल दी, छोटी गाड़ियां निकाल दी। तो सबसे ज्यादा छोटी गाड़ियां मारुति की बिकी, क्योंकि उन्होंने पहले एनालाइज करा तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। उसके बाद बहुत गाड़ियों वाले आ गए, रेनो ने निकाली, हुंडई ने निकाली, सेंट्रोजिंक निकाली, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां निकलती रही मिड सेगमेंट, बट जितना फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिला था उतना किसी और को नहीं मिल पाया, क्योंकि वो मार्केट में पहले से उसने उस चीज को स्कैन कर लिया, उस चीज को एनालाइज कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें, देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स, अब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत सारे एग्जांपल शेयर कर दिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स की बात करता हूँ। अगर मैं मार्केट में स्कैन कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट को जानने की कोशिश करता हूँ, मतलब अवेयर रहता हूँ अपने बिजनेस में, मेरी सराउंडिंग्स में चल क्या रहा है विद रिस्पेक्ट टू सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, तो मेरे को ये जानने में मुश्किल नहीं हो पाती, मुझे अर्ली वार्निंग सिग्नल्स या थ्रेट्स पता लग जाते हैं जो बातें मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन अगर मैं अवेयर ही नहीं रखूंगा तो मुझे वो वार्निंग्स पता ही नहीं लगेगी और मेरा बिजनेस कम को मेरा कॉम्पिटिटर खा जाएगा। आई वोंट बी एबल टू गेट इट अगर मैं कंटिन्यूसली अवेयर नहीं करूंगा, अवेयर स्कैन नहीं करूंगा बिजनेस इन्वायरमेंट को। सो अगर मैं बात करूं तो देयर आर कपल ऑफ एग्जांपल्स। सपोज आई एम एन इंडियन कंपनी, मैं कोई एसी बनाती हूँ और इंडियन कंपनी के एसी बहुत बिक रहे हैं, एंड आई वाज नॉट अवेयर कि कोई मेरे इसी रेंज में इससे ज्यादा अच्छे फीचर्स थे, कोई एक एमएनसी अपना मोबाइल या अपना वो एसी बनाकर लेकर आने वाली है हमारी कंट्री के अंदर, तो इट विल बी अ बिगर थ्रेट फॉर द इंडियन कंपनीज। लेकिन इंडियन कंपनी को तो ये बात तभी पता लगेगी ना जब वो मार्केट में कंटिन्यूसली अवेयर रहेगा, स्कैन करता रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को। इसके बहुत सारे और भी एग्जांपल्स है। मैं बात करूं, आज मोदी जी आए, 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने कह दिया कि दैट दिस विल बी द बजट फ्रॉम आवर बजट वी आर एलोकेटिंग, एंड आउट ऑफ 20 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ वी आर एलोकेटिंग फॉर द इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस को हम बहुत इंप्रूव करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, इसमें पैसा लगाएंगे, इसमें सर्विसेज देंगे हम, तो यानी इंडियन एयरलाइंस बहुत ऊपर होने वाली है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने वाला है। तो इट विल बी अ थ्रेट फॉर द प्राइवेट कंपनीज, फॉर द प्राइवेट एयरलाइंस। अब प्राइवेट एयरलाइंस लेकिन इस चीज के लिए अवेयर है, प्राइवेट एयरलाइंस अब पहले से प्लानिंग करने लग जाएगी। अगर मोदी जी ने ऐसा कह दिया, ये कहने वाले, ये उनको भिनक पड़ गई थी, तो प्राइवेट एयरलाइंस अब उसी हिसाब से उनको वार्निंग सिग्नल मिल गया कि ऐसा मोदी जी ने बोल दिया तो अभी हम प्रूव करेंगे, तो दे विल कीप और डू द प्लानिंग टू इम्प्रूव देयर सर्विसेज, टू रिड्यूस द प्राइजेस, टू डू द मोर मार्केटिंग। प्राइवेट कंपनीज उस हिसाब से अब रिएक्ट करने लगेगी। लेकिन वो तो तभी पॉसिबल है ना जब वो
इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है उनके आसपास, तो उनको पता होना चाहिए। तो पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनको पता होनी चाहिए। तो इट विल बी अ थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर मैं बात करूं जिम, बहुत सारे जिम खुले हुए हैं, लेकिन अचानक से पता लगा रिलायंस ने एक जिम खोल दी और जिसमें पैसे 300 रुपए ले रहे हैं वो, तो भाई अगर जितने भी जिम वाले बैठे हैं उनको ये नॉलेज पड़ गई, उनके दिमाग में बात सुनने में आ गई, तो इट विल बी अ थ्रेट फॉर दी इंडियन जिम्स। वो क्या करने लगेंगे, मतलब उनके कॉम्पिटिटर्स रिलायंस जियो के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो क्या करने लगेगी, वो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने लग जाएंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ मशीन्स ले आएंगे, बेटर सर्विसेज देने लग जाएंगे, बेटर ट्रेनर्स ले आएंगे। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल पता लग जाएगा, लेकिन वो तभी पता लगेगा जब वो मार्केट में बैठा हुआ है और अपने बिजनेस, अपने सराउंडिंग्स को भी देख रहा है। सो इसको बोलते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो दूसरा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का। तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर मैं बात करूं तो बेटा रट्टा टॉपिक्स के हिसाब से मार लेला, लेकिन लॉजिकली मैं आपको पढ़ाऊं तो रट्टा मारे बिना आपको पहले पता लग जाएगी। अगर मैं स्कैन करता हूं तो मुझे अपॉर्चुनिटीज पता लग जाती है, अगर मैं मार्केट को स्कैन करता हूं तो मुझे अर्ली वार्निंग सिग्नल या थ्रेट्स पता लग जाते हैं। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी पता लग रही है कि कोई आने वाली है और मैं उसको पकड़ लूं भाई, या कोई थ्रेट आने वाला है, उससे कैसे ओवरकम करना मुझे पता लग गया, तो क्या मैं चुपचाप बैठूंगा, फायदा उठाना हो तो भी और थ्रेट आ रहा है तो भी, कभी भी चुप नहीं बैठूंगा, बिजनेसमैन हूं तो क्या करूंगा। अब अगर अपॉर्चुनिटीज है तो कैसे फायदा उठाने वाला हूं मैं, थ्रेट है तो मैं क्या अपनी पॉलिसीज, क्या अपनी स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा ताकि मैं ओवरकम कर पाऊं और मेरे कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में आएगी वो सर्वाइव ही ना कर पाए। तो तीसरी चीज इनके बेसिस पे पता लगती है, जिसको मैंने यहाँ कैटेगराइज करा है, आपको याद करना पड़ेगा। इट हेल्प्स इन पॉलिसी एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मतलब सिंस द एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ, अपॉर्चुनिटीज भी है और थ्रेट्स भी है फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट कैन बी द बेसिस, जिस बेसिस पे अब कंपनी डिसाइड करती है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी फ्यूचर में मुझे करना क्या है यार, प्लानिंग क्या करनी है, पॉलिसीज क्या बनाऊं, मैं अपनी बिजनेस की गाइडलाइन क्या बनाऊं, क्या क्या डिसीजंस लूं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज लूं, ताकि मैं बिजनेस में फटाफट इन अपॉर्चुनिटीज और इन पॉलिसीज को, इन अपॉर्चुनिटीज और इन थ्रेट्स को फेस कर पाऊं, फायदा उठा पाऊं, अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट से अर्ली वार्निंग सिग्नल है उसको फेस कर पाऊं। तो ये तभी पॉसिबल है जब बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, तो हम उसी हिसाब से अपनी कंपनी की पॉलिसी भी बना पाते हैं और प्लानिंग भी कर पाते हैं। इसके अलावा जब ये तीन बातें हो जाती है, फोर्थ पॉइंट आता है। देखो ये 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं हम, वहां पे भी बहुत बार पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में, यहाँ पर भी हम बहुत बार ये चीज पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। इट इज जर्नल, मैं ये वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस, we do the business in the society from where we take all the resources like land, labor, capital, machinery, whatever inputs is required we take it from the society। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, and we convert those inputs into an outputs and supply that output even to the society, क्योंकि सोसाइटी में रह के बिजनेस करना है तो उन्हीं को बेचना है हमें, तो हम बेचते भी उन्हीं को है। तो जो लोग खरीदेंगे और जो चीज लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, मुझे ये पता लग गया कि ये चीज डिमांड में है। सपोज मेरे को ये पता लगा कि मार्केट में एलईडी भी बिक रहे हैं, एलसीडीज भी बिक रहे हैं, तो सारी कंपनीज ने एनालिसिस करा, अपनी स्कैनिंग करी बिजनेस एनवायरनमेंट में और लोगों के टेस्ट को जानने की कोशिश करी और ये जाना कि भाई इस समय एलसीडी टीवी दिल खोल के बिक रहे हैं और अभी अभी ये न्यू टेक्नोलॉजी आई है। सपोज एलईडी के बाद साथ साथ कुछ साल एलईडी चल गया, एलसीडी भी लॉन्च हो गए, तो अब मार्केट में एनालिसिस करके पता लगा कि बड़ी सक्सेसफुल सी हो रही है और ये टीवी बिकने लग रही है। और मार्केट में एनालिसिस करे, इनके रिसर्चर्स होते हैं, मार्केट में जाके इन्होंने अपनी नॉलेज से ये जाना कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, लोगों की इन्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है एलसीडी की,
तो भाई रिक्वायरमेंट एलसीडी की है, तो अब सब कंपनी को एलसीडी के लिए मॉनिटर्स चाहिए हो गया, एलसीडी मॉनिटर्स टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल जो उसको सपोर्ट करेंगे। तो उस टाइम रॉ मटेरियल शायद महंगे में मिले, उस टाइम इट कुड बी पॉसिबल कि रॉ मटेरियल महंगे में मिले। तो कंपनी क्या करती है, रिक्वायरमेंट को जान लिया कि ये चीज डिमांड में है, तो पहले से ही सोसाइटी से वो सारे मटेरियल को टैप करके रख लेती है इकोनॉमिकल प्राइसेस पे, ताकि ऐसा ना हो कि कल को मार्केट में वो मटेरियल खत्म हो गया या फिर महंगा मिला तो हमारे को नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी पहले से उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, स्कैनिंग के बेसिस पे पहले से टैप करके यानी इकट्ठा करके उसको लेके अपने पास रख लेती है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वो लोगों की एनवायरनमेंट की नीड्स को स्कैन कर ले। अब इसमें और इससे ज्यादा यहाँ बताया मैंने हमारी बुक्स में, लेकिन मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं एमकॉम या बीकॉम का फाइनल ईयर का, तो उसके अंदर ये भी है कि अगर सपोज ये डिसीजन गलत हो जाता है ना, ये यहाँ तक आप लोगों तक यहीं तक था जो था, मैं आगे का थोड़ा सा बता दूं। अगर मार्केट में ये डिसीजन गलत ले गई कोई कंपनी कि डिमांड इतनी और पहले से टैप करके रख लिया मटेरियल, तो बेटा बहुत बड़ा रिस्क भी लेती है, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है ना कि उसकी स्कैनिंग गलत हो गई हो अगर बाय चांस, और उसने टैप करके रख लिया और वो चीज डिमांड से बाहर हो गई, क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ा था डायनेमिक है बिजनेस इन्वायरमेंट, तो कंपनी मिनटों में नीचे भी आ जाएगी। तो इसलिए डिसीजंस बहुत ज्यादा, ये जो स्लेप्ट है अवेयरनेस, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना, मैंने बताया था टॉप लेवल का काम होता है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को हायर करा हुआ होता है इन कामों के लिए, और बहुत मोटी मोटी उनकी सैलरीज होती है जो सिर्फ यही एनालिसिस करते हैं कि यार बिजनेस इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, और वही अपडेशंस वही उन्हीं को एक्शन में लाते हैं हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम रीयूजफुल रिसोर्सेज, जब हम मार्केट को स्कैन कर ले। तो इसको पढ़ के सुना तो एक बार, बिजनेस गेट्स वेरियस रिसोर्सेज यानी इनपुट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, सप्लाई आउटपुट टू द एनवायरमेंट, बट द एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसकी एनालिसिस करते हैं हम, तो इससे हमें ये पता लग पाता है, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट किस चीज की है। एज अ रिजल्ट बिजनेस अरेंज कर लेती है यूजफुल रिसोर्सेज को जब उन्हें चाहिए, एट द राइट टाइम फ्रॉम द एनवायरमेंट एट द इकोनॉमिकल प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, राइज इन अ डिमांड फॉर एलसीडी मॉनिटर्स अगर बढ़ रही है, कंपनी स्टार्टेड अरेंजिंग अ रॉ मटेरियल इंस्टेड ऑफ सीआरटी, या पुराने मॉनिटर्स की जगह वो एलसीडी मॉनिटर्स को लेना चालू कर देते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वो मार्केट को स्कैन करेंगे। इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट विच कम्स इनटू एन एक्शन, पहला हमने बात करी अपॉर्चुनिटीज, देन वी हैड अ वर्ड रिगार्डिंग अ थ्रेट्स, then we had a word regarding tapping useful resources, and then we also had a word, यानी हमने एक और पढ़ा था, it helps पीछे in making a policy formulation। so यहां तक के बाद अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूं मैं आपको टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज के बाद, हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बड़े एक्टिव होके इस बात को सुनो, हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस के अंदर क्या है। देखो बेटा, हमने बोला बिजनेस एनवायरनमेंट में तो चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं, पीछे ही बात करी थी हमने, डायनेमिक इन नेचर इट। लेकिन अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा हूं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं भी अपनी पॉलिसीज और टेक्नोलॉजी को कोप अप कर पा रहा हूं उस चेंजेस के साथ। नहीं तो ऐसा ना हो चेंजेस तो हो जाए, जो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं अगर स्कैन नहीं करूंगा तो मैं उसके साथ कोप अप नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं भी उतना आउट टेक्नोलॉजिकली जो डिमांड है लोगों की उस डिमांड के साथ नहीं चल पाऊंगा, तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा और कंपनी से बाहर हो जाऊंगा। तो कंपनी को अगर इन्वायरमेंट के साथ ही चलना है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट अगर रिक्वायरमेंट्स है, तो मुझे उनको स्कैन करूंगा तभी तो पता लगेगा कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये लोग क्या चाहते हैं। और अगर मुझे पता लग गया तो मैं उसी हिसाब से अपना आप को, अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करूंगा और कोप अप कर पाऊंगा उन चेंजेस के साथ। नहीं तो ऐसा कुछ ना हो कि चेंजेस इतनी तेज हो पा रहे हो कि मैं अपनी कंपनी को वहां तक ला ही ना पाऊं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑर्कुट। ऑर्कुट हमारा सबसे ज्यादा, आजकल आप लोग ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इन पे बैठते हैं हम सब लोग, लेकिन हमारे टाइम में अगर आज से 7, 8, 9 साल पहले जाओगे तो ऑर्कुट हुआ करता था,
ऑन इट इज द वेरी बिग, बहुत बड़ा हमारा ये सोशल मीडिया वेबसाइट थी। और ऑर्कुट ने मार्केट में लोग क्या चाहते हैं उनको इन्होंने एनालिसिस नहीं करा था, तो धीरे धीरे फेसबुक ने ऑर्कुट को रिप्लेस कर दिया और फेसबुक अपने उन फीचर्स को लाता रहा जो फीचर्स मार्केट में लोग डिमांड कर रहे हैं, ताकि वो उसी हिसाब से कोप अप कर पाए। ऐसे ही व्हाट्सएप अपने न्यू न्यू अपडेट्स लाता रहता है और वो जो रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक की, उन रिक्वायरमेंट्स के साथ कोप अप भी कर पा रहा है। अगर वो स्कैन नहीं करेगा, उसको लोगों के रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होगी, तो वो पीछे हो जाएगा। अब जैसे गूगल है, गूगल इज द मोस्ट, पहले याहू भी सर्च इंजन होता था, गूगल के बराबर हुआ करता था बहुत साल पहले, बहुत फेमस था, लेकिन याहू ने अपना आप को अपडेट नहीं करा कभी भी। उस स्पीड से वो कोप अप नहीं कर पाया चेंजेस के साथ जिस स्पीड से मार्केट चेंज हो रही है। लेकिन गूगल है, गूगल उस स्पीड से कोप अप कर पा रहा है क्योंकि वो मार्केट में स्कैन करता रहता है और वो अपने नए नए फीचर्स लाता रहता है। कभी आप देखोगे भाषा बदलने वाले फीचर्स ला रहा है कि जोन से लैंग्वेज में आप चाहो गूगल में आंसर्स मिलेंगे, आप बोलोगे वो टाइप करेगा। लैंग्वेज कन्वर्टर के आ रहे हैं कि आप बोलोगे तो लैंग्वेज खुद कन्वर्ट हो जाएगी। सो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स। गूगल और भी पता नहीं कितने कितने फीचर्स लाता रहता है। तो गूगल क्यों ला रहा है? क्योंकि मार्केट में ये सारे फीचर्स की डिमांड है। और अगर ये कस्टमर जो चाहते हैं उस स्पीड से, अगर ये उस चाहत को ही नहीं जान पाते तो ये कोप अप भी नहीं कर पाते। लेकिन उस लोगों की विश को ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्योंकि मार्केट को स्कैन करते रहते हैं क्या लोगों की नीड्स है और उसी हिसाब से ये कोप अप भी कर पाते हैं। सो कंटिन्यूअस स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अगर करते रहेंगे, हेल्प्स इन नोइंग द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे मार्केट के अंदर, दस ताकि हम उन चेंजेस को इफेक्टिवली फेस भी कर पाए, यानी अपडेट भी कर पाए और हम भी उसी स्पीड से आगे बदल पाए अपने बिजनेस को। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम व्हेन वी आर एबल टू नो अबाउट द सराउंडिंग्स एंड द नीड्स। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है जो बेटा केस स्टडीज में बिल्कुल डिफरेंट आता है, हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। देखो बेटा, इसकी सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं, सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं, अगर जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करती है और वो स्कैनिंग अगर करेक्ट भी निकलती है, अगर वो स्कैनिंग कंटिन्यूसली भी करती है और करेक्ट भी निकलती है, तो और कंपनी उस हिसाब से अपने सुटेबल मेजर्स भी लेती है, तो कंपनी सिर्फ अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को ही इंप्रूव नहीं कर पाती बट ऑल्सो कंटिन्यू टू सक्सीड इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बल्कि लॉन्गर पीरियड तक मार्केट में सस्टेन भी रह पाती है और ज्यादा प्रॉफिट्स और ग्रो भी कर पाती है और प्रॉफिट्स भी जनरेट कर पाती है। तो जो कंपनी कंटिन्यू स्कैनिंग करती है, मार्केट में अवेयरनेस रहती है अपने आसपास क्या फोर्सेस है मेरे, वो क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं बिजनेस पे, और वो एनालिसिस ठीक भी निकलती है अगर, तो कंपनी अपनी सिर्फ प्रेजेंट परफॉर्मेंसेस को इंप्रूव नहीं करती बल्कि अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस को भी इंप्रूव कर पाती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड और ग्रोथ भी हो पाती है। तो यही हमारे 6 पॉइंटर्स है। इस पॉइंटर में केस स्टडी में कैसे आएगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा प्रेजेंट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। हमेशा ये भी नहीं हो सकता कि भाई पूरी केस स्टडी दी हो और आखिरी में ये पॉइंटर आ रहा हो और आपने लिख दिया हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। जब आया आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो जरूरी नहीं है कि बेटा बहुत लंबी चौड़ी लाइनें लिखी भी होगी और उसके बाद आपने परफॉर्मेंस, यहाँ सिर्फ एक जनरली इतना भी लिखा हुआ आ सकता है कि कंपनीज प्रॉफिट इन प्रीवियस ईयर या कंपनी प्रॉफिट्स इन द करंट ईयर have been increased by 5%, revenue have been increased by 5%, या कंपनी is doing or performing very well। अगर इनिशियली लाइन से ही केस स्टडी ये चालू हो गई हो और बाकी सब कहानी आगे लिखी हुई हो, तो जहां पर भी प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है करंट ईयर में, या करंट ईयर में प्रॉफिट्स बहुत अच्छे है या सेल्स बहुत ज्यादा हुई है, कहीं पे भी ऐसी लाइन लिखी हुई होगी तो उस लाइन को कोट कर उसको हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस लिख देना वहां पर। तो दीज आर द पॉइंटर्स। और अब मैं थोड़ी सी ये चीज मैंने आपको बताई। दूसरी एक चीज को और ध्यान में रखना बेटा इसी के अंदर, जब भी अगर
लाइन आएगी, इट इज डिफिकल्ट टू नो, फीचर्स वाली लाइन, इट इज डिफिकल्ट टू नो द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्लैब ऑन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये वाली लाइन अगर आएगी केस स्टडी में और बोलेगा फीचर बताओ, तो वो फीचर हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी होगा। दूसरी टेक्निक केस स्टडी की। तीसरी टेक्निक केस स्टडी की अगर आपको समझाऊं तो जहां पर भी अगर सपोज थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है, अगर जहां पे भी ज्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहे होंगे ऊपर केस स्टडी में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सपोज, तो प्रोबेबिलिटी 90% ऑफ टाइम्स ये होती है कि अगर ये दोनों आ रहे होते हैं, तो हमने ये भी तो बात की थी ना बेटा, अगर जहां अपॉर्चुनिटीज भी स्कैन कर पाते हैं और थ्रेट्स को भी अगर हम स्कैन कर पाते हैं, तो उसी हिसाब से हम क्या बनाते हैं, पॉलिसीज, उसी हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, उसी हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वाला पॉइंट भी वहां फॉल कर रहा ही होता है, प्रोबेबिलिटी 90% ऑफ टाइम्स। तो देखना जरूर, ये पॉइंट भी आपको वहां पर मिल जाएगा। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसके अलावा अगर मैं टेक्निक बताऊं जहां पर सिर्फ बहुत लंबी चौड़ी लाइनें ना लिखी हो, सिर्फ ये बात लिखी हो कि हम रिसोर्सेज सोसाइटी से लेते हैं, तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज लिख देना। अगर बात ये लिखी हुई मिल जाए कि हम इन्वायरमेंट में किसी चीज की डिमांड कितनी है उसको हम स्कैन कर कर जान सकते हैं, तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज में चला जाएगा वो। और अगर ये आ जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस बहुत ज्यादा तेज स्पीड से आ रहे हैं और कंपनी भी फिक्स्ड कर रही है उन चेंजेस को उतनी ही स्पीड से, तो वहां पर आपको हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस डालना होगा उस केस स्टडी के अंदर, उस पॉइंटर्स के अंदर। सो दीज आर द कपल ऑफ पॉइंटर्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू, दैट जैसे कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद अगर मैं बात करूं हमारा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देन वी हैड अ वर्ड रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और अब कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक मैसेज है एक बच्चे का, उसको रिप्लाई करो। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर कभी भी ये वर्ड्स आते हैं तो ये सारों का एक ही आंसर है, स्लेप्ट। सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सारे हमारे 5 तरह के एनवायरनमेंट्स होते हैं जो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं हमारे। तो 5 तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला बिजनेस एनवायरनमेंट होता है हमारा नए टॉपिक में, और कंपोनेंट होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो एक बार सब रिकनेक्ट हो जाते हैं हम सब लोग, चलो